अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले तो ओवर द ईद हॉलीडेज़ IMF स्टैंड बाय माहिदे से मुतलिक जो खबर आई उसने कदरे कुछ पाकिस्तानी अवाम को सुख का सांस लेने का मौका दिया। लेकिन क्या ये जो मुबारकबादें मिल रही हैं, क्या ये सुख का सांस वाकई अवाम के लिए भी इसी तरह से रेसिप्रोकेट होगा? अवाम के लिए भी ये कुछ फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं? अपने तज्ज़ियाकारों से प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में बात करेंगे। अभी ज़रा सियासी मंजरनामे पे क्या चल रहा है, क्योंकि ईद के बाद कुछ बड़ा होने की हम सुन रहे थे बातें, तो आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि ईद के दिनों में साबिक PTI के रुकने असम्बली हैं, साबिक विफाकी वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक साहब, इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं। उनका एक बड़ा सख्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बयान आया है। उन्होंने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात और पुरतशद्दुद हमलों का ज़िम्मेदार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दिया और उन्होंने कहा है कि जी पार्टी चेयरमैन ने क़यादत को एतमाद में नहीं लिया और ये जो सारे पुरतशद्दुद वाक़यात हैं 9-10 मई के, ये एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हुए। अब ये जब खबर सामने आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और बड़ा सख्त जवाब आया। वो कहते हैं कि जी परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक थे। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो राब्ते में थे। परवेज़ खटक पार्टी ओहदों से अलहदगी के बाद अब इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम गवाह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 27 साल सियासत में हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है। 9 मई के हंगामों के वक्त चेयरमैन कैद में थे और उनका किसी से कोई राब्ता नहीं था। शायद इस किस्म के इल्ज़ामात से परवेज़ खटक नई किंग्स पार्टी में शायद किसी ओहदे की राह हमवार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका जवाब देती है। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतल्लिक जो सारी ज़िम्मेदारी है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर डाली गई हो, या जो खुरा है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलाया गया हो। इससे पहले आपको याद होगा कि काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू देते हुए असद उमर साहब ने भी इसी तरह की कुछ बात की थी और उन्होंने कहा कि बड़ी दफ़ा ये बात भी होती रही, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये बावर करवाने की कोशिश भी की गई कि पुरतशद्दुद एहतजाज या इस तरह का जो लाया अमल है ये हल नहीं है, इससे मज़ीद हालात बिगड़ेंगे। लेकिन वो माने नहीं। उनके इर्द गिर्द कुछ लोग होते थे जो उनको इस तरह कहने के ऊपर या इस तरह की राह के ऊपर चलने के ऊपर उकसाते थे और फिर उन्होंने ख़ुद फ़ैसला किया जिसकी वजह से ये खमियाजा भुगता पार्टी ने। बात यह है और सवाल ये है कि क्या 9 मई से मुतल्लिक की जो करीबी साथी इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये दुरुस्त हैं और इनकी वजह से क्या हो सकता है सियासी मंजरनामे पर? यही पूछेंगे। सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, सुहेल वड़ायत साहब और शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक तो ज़रा कॉन्टेक्स्ट भी इसका क्लियर कीजिएगा कि परवेज़ खटक साहब के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर, अब PTI कह रही है कि ये तो किसी मफाद के लिए ये जो सियासी रीअलाइनमेंट हो रही है उसके लिए उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, इस पर कोई हकीकत नहीं है। आप कैसे देखते हैं इनको? देखिए, एक तो इससे पहले भी इस प्रोग्राम में मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे उसमें परवेज़ खटक या जितने भी इनके पार्टी लीडर्स थे या आम वर्कर्स थे उनको तो यही बताया गया था कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हों तो आप लोगों ने निकलना है घर से और आप लोगों ने एहतजाज करना है। लेकिन ये कि उसका डायरेक्शन किस तरफ उसको करना है ये बात मखसूस लोगों के दरमियान थी। और पहले भी हम कह चुके हैं कि परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, ईवन शेख रशीद और इस तरह के लोग इस प्लान में ऑन बोर्ड नहीं थे कि उनका रुख आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ या GHQ की तरफ या ISI के दफातर की तरफ मोड़ना है। तो इस हद तक तो परवेज़ खटक की बात दुरुस्त है और ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि ये मुनज़्ज़म मंसूबा था। और आप देखेंगी आने वाले वक्त में कि इस मामले में बहुत सारे लोग वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वो अप्रूवर बनेंगे। दूसरी बात जो PTI की रिवायत रही है, तो PTI की रिवायत ये रही है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की चलती थी। मसलन 2014 के धरने जो थे उसके परवेज़ खटक शदीद मुखालिफ थे, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा बोझ भी उन पे पड़ा था। वो वज़ीर आला थे, बतौर वज़ीर आला आके उनको उनके साथ स्टेज पे खड़ा होना होता था, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करने पड़ते थे। और दूसरा अफरादी और माली क़ुव्वत भी ज़्यादा उनको प्रोवाइड करनी पड़ती थी।
तो उस वक़्त मैं खलवतों में परवेज़ खटक भी ये कहते थे कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, और उनको तो उस लिहाज से भी सूट नहीं, लेकिन परवेज़ खटक की नहीं चलती थी। फिर पार्टी के अंदर आप देखें तो इमरान खान साहब ने ये एक अपना मखसूस ग्रुप बनाया हुआ था, जो कि मुख्तलिफ जगहों से वो आए हुए थे, कुछ चले गए, कुछ इधर हैं अभी। आप देखें कि परवेज़ खटक इतने सीनियर मोस्ट लीडर थे, उनको अगर इलेक्शन, मसलन हम तो उस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानते थे, लेकिन ये लोग कहते थे कि इलेक्शन, तो परवेज़ खटक ने उस सूबे की फिर पूरी रिवायत तोड़ी थी, क्योंकि जो पार्टी पहले हुकूमत में रही वो दोबारा नहीं है, और वो पहले तो इत्तेहादी हुकूमत चला रहे थे 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उनको वज़ीर आला नहीं बनाया, उनको फिर कटे लाइन की वजारत दे दी। फिर आज़म खान और परवेज़ खटक की बहुत पहले से एक दूसरे के साथ शदीद दुश्मनी चली आ रही थी। उनको इमरान खान साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। फिर उनकी ये बेतौकीरी करते थे कि सीनियर मोस्ट होने की और पॉलिटिकल मैनेजर होने के बावजूद जब असम्बली में बिलावल या शहबाज शरीफ या इस लेवल के लोग तकरीर करते थे तो उनका रिस्पांस देने के लिए स्पीकर को इमरान खान ने पाबंद किया था कि उनकी बजाय किसी और को वो करें। तो परवेज़ खटक सेंट्रल लीडरशिप में थे भी, लेकिन इस पूरे अरसे में उन्होंने उनकी बहुत तज़हीक की है, और वो उसके बावजूद अभी तक तो उनके साथ रहे। लेकिन ये अब दो चीज़ें ऑब्वियस हैं, एक ये कि वो इस प्रोसेस में शरीक नहीं थे, और उनके साथ इस तरह की चीज़ें कतन शेयर नहीं की जाती थी, क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता था, और उसके बाद भी वो राब्ते में रहे इस्टेब्लिशमेंट के, तो इमरान खान उन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते थे। नंबर 2, ये बात बिल्कुल अब क्लियर है कि परवेज़ खटक साहब मज़ीद इमरान खान और उनकी पीटीआई के साथ नहीं चल सकते। ये भी हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा ग्रुप उनके पास है, और अभी उन्होंने ये तय करना है कि वो जहांगीर तरीन वगैरह के साथ जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, अच्छा, या कि किसी और पार्टी में अपने और अपने साथियों को एकोमोडेट करते हैं। सर ये भी बता दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अप्रूवर बन सकते हैं या वादा माफ गवाह, कॉल इट व्हाटएवर, ये कौन कौन शख्सियात हो सकती हैं? देखिए, एक तो वो जो फयाजुल हसन चौहान हैं, वो तो मीडिया पे आके कहते हैं ना, दो चीज़ों में तो वो तो मीडिया पे आके वो गवाही देते हैं कि एक ये कि इस प्लानिंग की भी, और दूसरा जो है वो साइपर ये जो IMF को ख़त लिखने के थे, ये दोनों चीज़ें उसने कहा कि ये मेरी मौजूदगी में हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग गिरफ्तार हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं या होने जा रही हैं, और जो उस प्लानिंग का हिस्सा थे या जिन्होंने लोगों को उस तरफ डाइवर्ट किया है, उसमें बड़ी तादाद में लोग वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, और ये सिर्फ बातें होंगी या फिर कुछ सबूत भी हैं, ये ज़रा आगे जाके आपसे पूछती हूँ। मज़ीद साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मज़ीद साहब, बड़ी अच्छी तरह से कॉन्टेक्स्ट पूरा इसका बताया सलीम साफ़ी साहब ने। फिर भी एक सवाल ज़रूर आता है कि अगर इतनी बेबस थे परवेज़ खटक साहब, नहीं उनकी सुनी जा रही थी, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी? इंतज़ार क्यों किया कि हालात इतने ख़राब हो जाए? देखिए, सिर्फ परवेज़ खटक के लिए नहीं है, ये मेरा ख्याल है पीटीआई के उन सारे लीडरों के लिए है जो 9 मई के बाद बयानात दे रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें, और सिर्फ यही तो नहीं है, परवेज़ खटक के 2018 में जब मेरा ख्याल है उन्होंने 2/3 अक्सरियत पीटीआई को दिलवाई खैबर पख्तूनख्वा में, तो मेरे लिहाज से तो उनको रिटेन करना चाहिए था एज ए चीफ मिनिस्टर, और अगर उन्हें रिटेन नहीं किया था तो उनके लिए भी उस वक्त भी था। अब 2014 के बारे में उनके पास अगर चीज़ें हैं और आज की सूरत हाल में वो ये सारी बातें कर रहे हैं, तो और जिस तरह फयाजुल हसन चौहान बातें कर रहे हैं, जिस तरह असद उमर बातें कर रहे हैं, जिस तरह फवाद चौधरी बात कर रहे हैं, जिस तरह इमरान इस्माइल बात कर रहे हैं, तो ये तो इनकी कोर टीम थी ना। तो इस कोर टीम को ये 9 मई के बाद क्यों ख्याल आया ये सारी चीज़ों का कि ये पार्टी में फैसले गलत हो रहे थे? ये इसका मतलब ये है कि या तो आप ये अंडर ड्यूरेस दे रहे हैं बयान, या ये अपॉर्चुनिज्म का शिकार हैं, आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं,
क्योंकि अप्रूवर के लिए भी ये जरूरी है कि लॉ के लिहाज से अप्रूवर के लिए जरूरी है कि वो पार्ट ऑफ द मीटिंग हो। अगर कोई ऐसी साजिश हो रही है, जिस तरह साफी साहब कह रहे हैं, फयाजुल हसन चाहन ये कह रहे हैं मैं उस मुलाकात में मौजूद था, जो चीजें हुई थी, तो वो तो बन सकते हैं अप्रूवर। मुझे नहीं पता कि परवेज खटक इस तरह की फैसलों के हिस्सेदार थे या नहीं थे। आई एम श्योर असद उमर जरूर होंगे। परवेज खटक पे एक जमाने में तो इमरान खान इस हद तक ट्रस्ट करते थे कि नेगोशिएशंस अगर किया करते थे तो परवेज खटक करते थे, या शाह महमूद कुरैशी जाते थे, या जिस जमाने में जहांगीर तरीन थे वो जाया करते थे। जहांगीर तरीन और परवेज खटक थे, तो इतना एक जमाने में तो इतना एतमाद था। तो सूरत हाल ये है कि 9 मई का वाक़े ने जाहिर है पीटीआई को हिला के रख दिया है। सुहेल बड़ाई साहब, सर आप कहिएगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्योंकि ये मज़हर साहब की बात में दम है, जो आगे जाके मैं सलीम साफ़ी साहब से भी ऑफ कोर्स वापस जाके पूछूंगी, क्योंकि उनकी राय मुख्तलिफ कि लॉन्ग मार्च जो 25 मई वाली थी उसमें भी हमने देखा कि परवेज़ खटक, असद उमर ये बड़ी कोर टीम का हिस्सा थे, मुज़ाकरात करने के लिए गए थे। आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं कि परवेज़ खटक साहब से इतनी तलखियाँ थीं या उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता था और वो इस सारे पार्ट का हिस्सा नहीं थे? मेरे सवाल के 2 हिस्से होंगे जी। पहला तो ये बात सलीम साफी साहब से मैं एग्री करता हूँ कि जो 9 मई के वाकयात की प्लानिंग थी उसके लिए अलग से ग्रुप बनाया गया था, जिसमें हमाद अजहर साहब थे, मुसरत चीमा थी, जमशेद चीमा थे, लेकिन ये जो बड़ी लीडरशिप है इसमें से किसी को हिस्सा नहीं बनाया गया था। ना शेख रशीद थे, ना शाह महमूद कुरैशी थे, ना असद उमर थे, ना परवेज खटक थे। और ये सारी जो कोर टीम जिसमें मियां महमूद रशीद थे, जिसमें पंजाब की सदर शामिल थी, और इनका उस दिन ये तय हुआ था कि भाई आप कोर कमांडर के घर जाएंगे। ये चीज जो थी ये इन लोगों को, सेंट्रल लीडरशिप को नहीं बताई गई थी और ना उसकी प्लानिंग बताई गई। दूसरी बात यह है कि जो इससे पहले की जो सारी स्टोरी है उसमें मैं इख्तलाफ करूंगा कि जो परवेज खटक साहब है, मैं खुद एक मीटिंग में मौजूद था जिसमें हम जो थे वो कहने गए थे, जर्नलिस्टों का डेलीगेशन, एक दफा मैं और मुजीब शामी साहब, एक दफा मैं, तो हम 3 दफा उनके पास गए ये कहने के लिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें और ये डायलॉग जो है यही मुल्क के लिए बेहतर है। तो वो मियां इमरान खान साहब जब अभी जवाब नहीं दिया तो परवेज खटक साहब ने वहीं जो बैठे हुए थे हमारे साथ ही, उन्होंने फौरन जवाब दिया कि हम क्यों करें मुज़ाकरात, हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात। तो उस वक्त तक तो सवाए ये कोर कमांडर के हमले के बाकी मामलात में तो वो चेयरमैन के साथ ही चल रहे थे, और चेयरमैन के हम नवाला हम प्याला थे, हर वक्त वहाँ मौजूद होते थे। लाहौर शिफ्ट हो गए थे, रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के घर पे मौजूद होते थे। तो ये 9 मई से जरूर वो अपनी बरीयत का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल प्लानिंग थी उसमें वो शामिल थे। शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा आपकी इस मामले के ऊपर क्या राय है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, परवेज खटक साहब इमरान खान के बहुत करीब थे, डिफेंस मिनिस्टर रहे 4 साल, उससे पहले वजीर आला भी रहे। और कुछ मौकों पे हमने जरूर देखा कि जब भी तहरीक इंसाफ को मुफाहमत की जरूरत होती थी, मुज़ाकरात की जरूरत होती थी, तो उन कमेटीज में परवेज खटक साहब को शामिल किया जाता था। तो जो एक हार्ड लाइनर्स जो थे या जो मुज़ाहमती सियासत करते थे, अक्सर हमने देखा कि परवेज खटक साहब की राय उससे मुख्तलिफ होती थी। लेकिन जो 9 मई को हुआ और जो उसके बाद सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें पार्टी छोड़ के जाना और अपने ओहदे से इस्तीफा देना, फिर इस तरह का बयान देना, इससे आप बरीउज़्ज़मा नहीं हो जाते। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी आती है और टॉप लीडरशिप पर भी आती है। क्योंकि अगर परवेज खटक साहब ये कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश थी, तो इस पूरा वक्त आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, आपका ओहदा भी था तहरीक इंसाफ में। और इवन 9 मई के बाद ऐसा नहीं है कि फौरन आके परवेज खटक साहब ने माफी मांगी और अपने आप को लाताल्लुक कर लिया तहरीक इंसाफ से। आपको पता है कि काफी अरसे तक वो खामोश रहे थे इस हवाले से, और उसके बाद जब वो एक मीटिंग के लिए गए थे और वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना है, और अब ये बयान आया। अगर उनका जमीर जागा होता, अगर वो वाकई 9 मई के वाकयात से इतना ही लाताल्लुक होते, तो मेरे ख्याल से पहले दिन आके मुजम्मती बयान देते और अपने आप को डिस्टेंस करते। उन्होंने नहीं किया। जहां तक बात है सोची समझी साजिश के हवाले से, उस दिन डीजी ISPR से भी इस हवाले से सवाल हुआ था, तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से जो माहौल पैदा किया जा रहा था, उस वजह से हालात यहाँ पर पहुंचे और उसके नतीजे में 9 मई हुआ है, जो इश्तियाल दिलाया गया, जो लोगों को इंसाइट किया गया। तो मुझे आप बताइए, जब ये पिछला 1 साल इमरान खान साहब ये कह रहे थे ये हक और बातिल की जंग है, ये मीर सादिक और मीर जाफर है,
कोई एक बयान परवेज खटक साहब का आपको नजर आए जिसमें उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की हो? जब कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का वक्त आया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे, लेकिन जब आप इतने सीनियर ओहदे पर होते हैं तो या तो आप, अगर आप समझते हैं वो फैसले गलत है, आप पार्टी से दूर हो जाते हैं या पब्लिकली आके अपनी राय का इजहार करते हैं। मैंने नहीं सुना परवेज खटक साहब ने पब्लिकली आके ये कहा कि हमने कौमी असेंबली से इस्तीफा देके गलत किया। जब असेंबलियां तहलील की गई, अच्छा खासा असर रसूख है परवेज खटक साहब का केपी में, और हम जानते हैं कि बहुत सारे एमपीएस इसके हक में नहीं थे कि केपी असेंबली डिसॉल्व हो या पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो, लेकिन क्या ऑन रिकॉर्ड आकर परवेज खटक साहब ने एतराज किया, एहतजाज किया, या पार्टी छोड़ी या अपना ओहदा छोड़ा? उन्होंने नहीं छोड़ा। अब असद उमर साहब उस दिन काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे मैंने तो ये भी मना किया था, मैंने तो इसके भी खिलाफ था। अगले दिन आपने देखा कि शाहजेब खानजादा साहब ने अपने प्रोग्राम में वो सारे शॉट्स चलाए कि पिछले एक साल जो जो तहरीक इंसाफ ने फैसले किए हैं उसको आके वो न सिर्फ ओन कर रहे थे बल्कि उस पर बयानियां बना रहे थे। तो जो रहनुमा अगर किसी पॉलिसी के खिलाफ हो तो वो खामोश बैठ जाता है। जब आप सीनियर होते हैं तो आप फिर उसका प्रचार नहीं करते हैं जाके पब्लिकली। लेकिन ये तमाम वो लीडर्स हैं जो हर फैसले पर तहरीक इंसाफ के, हमें नहीं पता पीछे वो उनके साथ थे या नहीं थे, लेकिन जब इमरान खान ने बयानिया बनाया मुझे इसको मुकम्मल करने दें, तो वो उनके साथ खड़े रहे, बल्कि आकर उसको पब्लिकली ओन भी करते थे और बाकायदा नैरेटिव बनाने में मदद करते थे। और जहां तक परवेज खटक का अभी सलीम साफी साहब ने हवाला दिया 2014 का, लेकिन हमें 2016 का धरना नहीं भूलना चाहिए जब ये लॉकडाउन करने के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद में और परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे। बाकायदा अटक पर पंजाब पुलिस के साथ मुजाहरा हुआ था, उस पूरे काफिले को लीड कर रहे थे परवेज खटक साहब, और इरादा क्या था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे और मुल्क को, शहर को लॉकडाउन कर देंगे। फिर आपको याद होगा वो विजुअल्स के 2 हेलीकॉप्टर्स आए थे और फिर वहां से जो था इनका केपी से काफिला वापस चला गया और फिर वो पनामा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो मुझे लगता है कि परवेज खटक साहब जितने भी फैसले थे इमरान खान के, उनके वो साथ खड़े रहे थे और वो सारी जिम्मेदारी जितनी इमरान खान पर आती है उन पर भी आती है। मामला सिर्फ ये कि परवेज खटक साहब जब आए थे पार्टी में उस वक्त भी सबको पता था कि उनकी पहचान एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान की है आज, और वो मेरे ख्याल से उसी को कंटिन्यू करके इस वक्त उन्होंने ये फैसला किया है कि आप क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान के हक में नहीं है, जो 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद तो वो भी तो परवेज ठीक है। मैं चाहती हूँ हमारे पास थोड़ा कम रह गया, मुझे ब्रेक लेना है। सलीम साफी साहब मुख्तसरन अगर आप ऐड करना चाहें, और ये भी प्लीज सर कहिएगा, अभी जैसे आप बात कर रहे थे अप्रूवर वगैरह की, क्या शवाहिद इस तरह के भी हैं कि कोई सख्त कार्रवाई हो सके या फिर ये सिर्फ बयानात तक और सियासी पॉइंट स्कोरिंग और ये सब कुछ ही चलता रहेगा? एक तो ये कि पिछले साल के मिड तक जो है पीटीआई में सबसे बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट खुद इमरान खान थे और उनकी तकलीद में वो सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट बन गए थे, क्योंकि पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई थी, पार्टी को इक़्तिदार एस्टैब्लिशमेंट ने दिलवाया हुआ था। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा उनकी गुलामी कर रहे थे और वो उनको अपनी टेलीफोन टैपिंग के भी इख्तियार दे रहे थे। तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट तो जब लीडर हो तो उनके नीचे रहने वाले लोग क्यों ना हो। माजी में तो परवेज खटक साहब पीपल्स पार्टी के भी वजीर रहे हैं। एक दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कहता कि कोई उनका ज़मीर जाग उठा है और कोई वो उसूली फैसला कर रहे। इमरान खान साहब ने अपने ये जो पार्टी के उनके सेकंड टियर के जो लीडर्स थे उनके ज़मीरों को इस दौरान उस पर इतनी चलांगे लगाई हैं कि मुझे किसी के ज़मीर के ज़िंदा होने की तवक्को नहीं है कि कोई ज़मीर की आवाज़ में लबैक कहते हुए वो ज़िंदा हो जाएगा। अब इनको देख लीजिए, उनके सारे वर्कर्स वो जेलों में सड़ रहे हैं और ये सारे छुपे हुए हैं, ये जिंदा ज़मीरों वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये जो बात है कि अच्छा उन्होंने कल्चर ऐसा बनाया हुआ था, फिर खुसूसन हमारे पख्तूनों का। मुझे एक दिन फवाद चौधरी कह रहे थे कि यार हम तो आप पठानों को बड़ा वो समझते थे, हम सारा दिन अपने इमरान खान की खुशामद के लिए पूरी रात तैयारी कर लेते हैं, फ़िक्रे बना देते हैं, उधर काबीना में आपके पख्तून वज़रा हमें मौका ही नहीं देते, कहते उधर से वो एक तरह रख लेता है और वो दूसरे उसके। तो वो जाहिर बात है कि परवेज खटक ने एक गुस्ताखी की थी और उसकी सज़ा उनको ये दी गई कि वो आज़म खान जो उनका अज़ली दुश्मन था, इमरान खान ने उनको ला के उनका चीफ सेक्रेटरी लगा दिया। फिर दूसरी गुस्ताखी उसने ये की थी कि उन्होंने उधर जाके अपने आप को वज़ीर आला बनाने की कोशिश की थी और एक मीटिंग की थी। तो पूरे दौर में वो ज़रा, लेकिन इन सब के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और इन सब की गलती ये थी कि परवेज खटक हो, वो असद उमर हो,
वो असद कैसर हो, ये सब लोग, न इमरान खान ने उनको चूं करने की इजाज़त दी थी इख्तलाफ की, और न वो उनके सामने इख्तलाफ कर सकते थे। वो तो पूरे पार्टी का या हुकूमत का अगर हम बात करें वो दूसरा चीज़ है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली उस दिन के वाक़े से मुतालिक कह रहा हूँ कि उसमें परवेज़ खटक, असद उमर और इस तरह के लोग, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, और कुछ सिलेक्टेड लोग थे जिनको ऑन बोर्ड लिया गया था और जिनको ये डायरेक्ट किया गया था। आप में से जिन लोगों ने चकदरा को देखा हो, हमारे लोग मसलन अगर एहतजाज करते हैं तो शहरों की तरफ चलते हैं। अच्छा। तो अगर चकदरा के लोग एहतजाज करते हों तो वो दीर के हेडक्वार्टर की तरफ, तेमरगरा की तरफ चलते हैं। ये वाहिद एहतजाज था कि लोग शहर को छोड़ के बिल्कुल एक दरिया के किनारे उसके लेकिन सर, ये जो सोहेल वड़ाइद साहब ने अपनी मुलाकात में जिस तरह परवेज खटक साहब का रद्द-ए-अमल या रवैया उनका था, वो बड़ी अहम बात है। और वो इसलिए भी क्योंकि ठीक है, एक तो इवेंट हो गया, लेकिन बड़ी चीज़ें होती हैं जो उसके पीछे उस रवैये को या वहाँ तक पहुँचने के अंदर फैसिलिटेट या वेरिएबल्स होते हैं। उसमें से एक ये भी हो सकता है ना कि ये सारे बैठ के इमरान खान साहब को बोलते थे कि हाँ, क्या ज़रूरत है करने की, इनका पहले रवैया ये होता था जो चीजें 9-10 तक पहुंची। बिल्कुल, ये तो देखें कि उस पार्टी में जो बैड हुक्मरानी हुई उसकी भी वजह ये थी कि हर कोई एक खुशामदियों का, जी बस आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप तो वैसे हैं। फिर इमरान खान साहब सिर्फ उन लोगों की बात सुनते थे कि जो बाहर से आए हुए थे, अमेरिकन, बरतानिया या वहाँ के सिटीजन थे, या जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, वो उन लोगों की, या फिर आखिर में तो सब कुछ बुशरा बीबी चला रही थी। अच्छा, आपने देखा कि कोई इमरान खान तो इमरान खान है, कोई बुशरा बीबी के रोल पे मामूली सा उंगली उठाता तो उसका अगले दिन काम क्या होता, वो जहांगीर तरीन होता तो भी घर चला जाता, वो कोई दूसरा होता तो भी घर चला जाता। तो उधर तो किसी को जुबान खोलने की एक चीज की इजाजत थी, सिर्फ खुशामद की। ये बस जी आप और आपने, वो अगर दीवार दरिया में भी छलांग लगाते तो सब कहते जी आपने ऐसी जबरदस्त छलांग लगा दी कि इस तरह तो आलम इस्लाम के किसी और लीडर ने नहीं लगाई थी, और उसने यहाँ तक पहुंचा दिया। सर, एक और दरिया है जिससे हमने तैर के जाना है, और वो है मईशत का दरिया। लेकिन क्या हमें इसमें कोई लाइफ जैकेट मिली है IMF की तरफ से? क्या आवाम को कुछ सांस आएगा? क्या वो संभल पाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। IMF के मुआहदे की जैसे ही खबर आई, मार्केट में एक मुस्बत रुझान देखा गया। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने उसकी एक झलक देखी, जहां पर तकरीबन 2400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। न सिर्फ ये, बल्कि डॉलर भी मार्केट में कुछ सस्ता हुआ है। और जो इदारा शुमारियात ने अपने लेटेस्ट स्टैट्स फिगर्स जारी किए हैं, उसके मुताबिक महंगाई को भी एक ब्रेक लगा है। मुबारकबादों का सिलसिला जारी है जी। जैसे ही IMF का मुआहदा हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, डिफ़ॉल्ट होने का खतरा था, अब उससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए ये टल गया है। वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद दी, और बल्कि कारोबारी बरादरी को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेहनत और दुरुस्त पॉलिसी से माशी जो बहाली थी, माशी पॉलिसी थी, उसके असरात नुमायाँ होने शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना साहब ने भी बड़ी मुबारकबाद दी, ख़ासकर महंगाई कम होने पर। लेकिन मूडीज़ ने जो इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है, वो भी यही कहते हैं कि जी बेशक एक सुख का सांस तो मिला है, एक छोटी सी विंडो, मामूली बेहतरी तो होगी, लेकिन इसके लिए बड़ी इस्लाहात हैं जो आपको करना पड़ेगी। और हकीकत भी यही है, IMF के मुआहदे में जब जाते हैं तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि बहुत सी सख्त शराइत होती हैं जो ये मालियाती इदारा कहता है कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको ठीक करने के लिए या पैसा वापस करने के लिए आप ये कीजिए, और इसका जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ता है, जिसमें महंगाई भी होती है, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और इसकी वजह से एक सियासी कॉस्ट होती है, एक सियासी कीमत होती है जो कि सियासी पार्टियों को चुकानी पड़ती है। आज हम देख रहे हैं बड़ी मुबारकबादें दी जा रही हैं IMF का मुआहदा होने पर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर IMF का मुआहदा पाकिस्तान के मफाद में है तो फिर सियासी कीमत क्यों अदा करनी पड़ती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सोहेल वड़ाइद साहब जी, देखें, पहले तो IMF को समझने के लिए ये मिसाल देनी जरूरी है कि IMF कोई तंदुरुस्त आदमी, सेहतमंद आदमी नहीं जाता। IMF के पास जाया ही उस वक्त जाता है जब कोई मरीज होता है, जब वो कर्जा लेना चाहता है, जब उससे कर्जा अदा नहीं किया जा रहा
तो वो कर्जा अदा करने के लिए IMF की मदद हासिल करता है। तो अब हमारी जो बीमारी है उसमें हम गए हैं और हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। अब क्या जो IMF की डोज है, क्या उससे हम तंदुरुस्ती की तरफ जाएंगे या और बीमारी की तरफ जाएंगे, ये हमें खुद फैसला करना है। अगर तो हम संभल गए उस बीमारी से, डेफिनेटली दवाइयां तो IMF ने दे दी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने कुछ अपने तौर पे भी अपनी विल पावर से, अपनी बाकी चीजों से अपने आप को संभालने की कोशिश की है। सबसे पुरसकून तो वो लम्हा होगा जब हम IMF के चुंगल से निकल जाएंगे, जब हमें जरूरत नहीं होगी IMF के पास जाने की और हम अपने कर्जों का लेन देन जो है वो खुद कर सकेंगे। ऐसी एक सूरत हाल शौकत अजीज साहब के जमाने में आई थी, हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन ये सिलसिला बहाल ना रह सका और फिर हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। वक्ती तौर पर यस, बहुत अच्छी बात है IMF के साथ डील होना और उसके किस्त मिलना, इससे बाकी मुल्कों से भी इमदाद मिलेगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो है ये अच्छी चीज नहीं होती IMF और इसके कर्जे लेना, क्योंकि आपको फिर देने पड़ते हैं कर्जे वापस, आपको उनकी शराइत पे चलना पड़ता है, आप मुल्क की पॉलिसियां अपने मुताबिक नहीं बनाते हैं, आप रिलीफ भी लोगों को नहीं दे पाते, क्योंकि IMF इसलिए नजर रखता है आप पर क्योंकि उसने कर्जा वापस लेना होता है। तो वो कुछ अरसे के लिए तो आपको रेगुलेट कर देते हैं, लेकिन इसकी पॉलिटिकल कास्ट देनी पड़ती है, क्योंकि जब IMF निगरानी करता है तो वो आपको रिलीफ नहीं देने देता, आपको सब्सिडी नहीं देता, तो जाहिर है जिससे फिर अवाम खुश नहीं होते और इसकी एक पॉलिटिकल कास्ट होती है। लेकिन इन मरलों से हम गुजर चुके हैं। इस वक्त तो मरला ये आ गया था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जाने वाले थे और डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF बहुत जरूरी था, इसलिए लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि IMF आ गया है, तो उसके बाद हम रूटीन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन 9 महीने बाद फिर हम उस सूरत हाल में होंगे जब IMF खत्म होगा, तो हमें 9 महीने अब हमारे पास एक ऐसा टाइम है जिसमें हमें अपनी सिमत को ठीक करना हो। सर, आपने जो मरीज़ की एग्जांपल दी है, इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, शहजाद से पूछने की कोशिश करेंगे। शहजाद, जो बिल्कुल ही क्रैश कर रहा था मरीज़, उसको कुछ उन्होंने रिसेसिटेट तो कर दिया है और सांस आने शुरू हो गई है, लेकिन आप वजह क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन समझते हैं यहाँ पर हैं? क्या सियासी जमातों की वजह से ही जो IMF नुस्खा लिख के दे रही है उसके ऊपर हम अमल नहीं कर रहे और इस वजह से हम ठीक नहीं हो पा रहे? जी अलीना, बिल्कुल ऐसा ही हो। मेरे ख्याल से जो मिसाल सोहेल साहब ने दी है बिल्कुल ठीक है। IMF तो बेसिकली दवा भी नहीं है, वेंटिलेटर है, और जब आपकी हुकूमत, जब आपकी मईशत वेंटिलेटर पे रहेगी तो आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। IMF आपको यही कड़वी गोली देता है कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आना है, यानी कि आपकी अखराजात आमदन से कम होंगे। जब ये कहेगा IMF तो इसका मतलब ये कि आपने टैक्सेस भी बढ़ाने हैं, आपने रिलीफ कम से कम देना होगा, यानी कि सब्सिडीज कम से कम देनी होंगी। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि 22-23 IMF प्रोग्राम में हम जा चुके हैं, ज्यादातर उसमें से एक के अलावा जो सागदार साहब के दौर में था कोई IMF प्रोग्राम हमने कंप्लीट भी नहीं किया है। लेकिन उससे वर्स्ट जो चीज है वो ये है कि हमने IMF के प्रोग्राम के बाद कभी भी वो इस्लाहात नहीं की जिसकी जरूरत है, और जब तक वो इस्लाहात नहीं होंगी कभी भी ना मुल्क तरक्की करेगा, ना मईशत तरक्की करेगी, ना आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब कल ही हमने दोबारा इस पर पूरा एक सेगमेंट किया कि इंडिया 1991 में एक मरतबा IMF के पास गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो तमाम इस्लाहात की जो कि उनकी मईशत के लिए जरूरी थी। और हमारी तो वैसे ही एक लिबरल इकोनॉमी है, 1990 में हो गई थी लिबरल इकोनॉमी नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। और इंडिया तो एक बिल्कुल सोशलिस्ट इकोनॉमी था, उन्होंने तो 180 डिग्री का टर्न लिया। और यहाँ पे हमेशा हम ये बात करते हैं कि देखिए मीसाक मईशत होना चाहिए, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए, बल्कि अब तो हम ये भी कहते हैं कि फौज को भी साथ मिलाएं, जुडिशरी को भी साथ मिलाएं और फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। ये देखें, ये इस इंतजार में हम बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इंडिया में उस वक्त जो हुकूमत थी नरसिम्हा राव की, और उस वक्त जो उनके वजीर खजाना थे मनमोहन सिंह, उनकी हार्डली मेजोरिटी थी, उनकी भी मखलूत हुकूमत थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनकी हुकूमत के खिलाफ भी आया था, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विल थी कि हमने अब इंडिया को ट्रैक पर लेकर आना है और ओपन करना है इकोनॉमी को, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, और उन्होंने वो करके दिखाया और उस पॉलिसी पे वो स्टिक रहे। हम क्या करते हैं कि एक प्राइवेटाइजेशन आप करने जाते हैं, शोर मचता है, पॉलिटिकल विल आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है और आप बैकफुट पे चले जाते हैं। फिर आप कभी ये सोचते हैं कि हम जो है वो सब्सिडी दे दें, उसके जरिए रिलीफ दें। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मुल्क दिवालिया होगा, अगर हमारा खसारा बढ़ता रहेगा और अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो आप ये सोचें कि उस वक्त आवाम पे कितना बोझ पड़ेगा, कितनी उनके ऊपर, अगर मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट कर जाता
तो उस वक्त डॉलर कहाँ पे होता है उस वक्त आपका, फिर कहाँ से आपको रेस्क्यू कर सकते हैं? तो जो इस वक्त महंगाई है और बहुत ज्यादा, और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल अगर पावर टैरिफ में इजाफा होता है उनके ऊपर बोझ मिसाल दी है शहजाद, लेकिन थोड़ा सा ये समझाइएगा, हम अगर कोई मुस्बत इस्लाहात करने की तरफ जाते भी हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल के दौर में हमने देखा कि बात हो रही थी टैक्सेस लगाए जाएं, शब्बर जैदी के दौर में हमने देखा कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए और जो कारोबारी तबका नहीं दे रहा है टैक्सेस उनसे लिए जाएं, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट एहतजाज होना शुरू हो जाता है, उसके अगेंस्ट सब कुछ ने टेक दे देते हैं एंड में। हम उसके ऊपर स्टिक क्यों नहीं कर पाते हैं? पॉलिटिक्स होती है फिर उसके ऊपर। वो इसलिए क्योंकि एहतजाज तो बाद में होता है, उस एहतजाज को सपोर्ट आपकी पार्टी के अंदर से मिलती है। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिटेलर्स पर टैक्स लगाए तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा मिफ्ता साहब प्लीज लुक इनटू इट, ये हमारे लोग हैं। यानी कि आप अपने आमदन पर टैक्स देती हैं और पिछले 2 साल से अलीना आपकी जो सैलरी है उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई रिटेलर होगा, कोई ज्वेलर शॉप वाला होगा जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज कमाता होगा, वो इनकम टैक्स नहीं देगा। मतलब अगर ये निजाम रहेगा, ये इस तरह का मुनसफाना निजाम नहीं आएगा टैक्स में जो होना चाहिए, तो फिर तो आप नहीं चला सकते। और यही मैं बात को आपको इंडिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल विल आपने शो करनी है। अब जब मिफ्ता इस्माइल साहब सख्त फैसले कर रहे थे तो इसहाक डार साहब कह रहे थे बिजली की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो, पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो, इस तरह तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, डॉलर क्यों महंगा करने दे रहे हो। अब जब इसहाक डार साहब आए हैं और उन्होंने बहुत ताखीर के साथ फैसले किए हैं, बेटर लेट देन नेवर, लेकिन बहुत ताखीर के साथ फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क को ज्यादा नुकसान हुआ है। उस वक्त पाकिस्तान के पास जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे फिर भी $11 बिलियन थे। अब जब हम डील करने जा रहे हैं हमारे पास $3.5 बिलियन थे। उस वक्त जब मिफ्ता इस्माइल साहब ये फैसले कर रहे थे हमारा डॉलर 225-230 पे था, अब हम तकरीबन 285 रुपए पे खड़े हुए हैं। तो ये फैसले अगर पहले ले लिए जाते तो मेरे ख्याल से एक तो नून लीग की अपनी सियासी मुश्किलात तो कम होती, लेकिन आवाम को भी ज्यादा रिलीफ मिलता। बहरहाल अब अगर हो गया है तो ये जो 9 महीने की विंडो है ये बहुत शॉर्ट विंडो है, हमें आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा। अलीना अगर फिर सोच यही होगी ना कि नहीं अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, एक नई हुकूमत आए और वो माशी फैसले करे आकर, तो फिर हम बहुत देर कर देंगे। और फिर मुझे आप ये लिख लीजिए, अगर हमने ये प्लान किया तो हम जब नई हुकूमत बने नवंबर दिसंबर में, अगर उसका हमने इंतजार किया तो फिर हम वहीं खड़े होंगे जिस मोड़ पे हम पिछले हफ्ते तक खड़े हुए थे, यानी कि अब डिफॉल्ट हुए तो तब डिफॉल्ट हुए। इसलिए जो अब ये टाइम मिला है इसी हुकूमत को जितना भी इनका दौरानिया है और उसके बाद केयरटेकर सेटअप को उनको वो तमाम इस्लाहात करनी पड़ेंगी जो करना मुल्क के लिए जरूरी है। मज़हर अब्बास साहब, हम आवाम को ये क्यों नहीं समझा पाते कि अगर दवा कड़वी भी है तो इसका फ़ायदा हमें ही है, हम ही सेहतमंद होंगे, एज अपोज टू कि हम उस वक्त अच्छी ज़रा ऊपर से लेपा तोपी कर ले और फिर बाद में हम इस अजीब सी सिचुएशन में आके खड़े होते हैं जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं होता। देखिए, वो इसलिए कि जब मैं देखता हूं कि जो सामने वाला है वो खुद मरीज नहीं नजर आ रहा, वो सिर्फ मुझे मरीज बनाना चाहता है, तो जाहिर है मेरी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है। हम हमारा खुद रहन सहन देखें, हमारी कैबिनेट का साइज देखें और आवाम को बताया जा रहा है कि आप कड़वी गोली पी लें। मैं क्यों लूं कड़वी गोली? क्या आप ले रहे हैं कड़वी गोली? क्या आपने कोई ऐसा शो किया है कि आपके अंदर ऑस्टेरिटी नजर आए? क्या आपने अपने प्रोटोकॉल्स को कम किए हैं? क्या आपने कैबिनेट का साइज कम किया है? आप मुझसे क्यों कुर्बानी मांग रहे बार बार? कितनी मर्तबा एक अवाम कुर्बानी दे? और ये महकमा शुमारियात बताए मुझे कि कौन कौन सी चीजें नीचे आई हैं। ये कहा जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई जो चीजें हैं रोजमर्रा की वो डबल हो गई हैं। आप अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। अजीब, वेंटिलेटर से मरीज अभी आईसीयू में आया है और हम मिठाई तकसीम कर रहे हैं। तो भाई वो वापस वेंटिलेटर में जा सकता है, वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, वो मरीज सिर्फ वेंटिलेटर से आईसीयू में शिफ्ट हुआ है, अभी तो वो प्राइवेट वार्ड में भी नहीं आया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होना तो बहुत दूर की बात। कोई एक चीज बता दें आप, अगर जब तक देखिए मूडी की रिपोर्ट देख लें, इसके बाद आईएमएफ की डील के ऊपर उनका जो रद्द-ए-अमल आया है उसी को देख लें, उसी को समझ लें। कोई मुस्तहकम पॉलिसी आप बना नहीं सकते जब तक आप सियासी इस्तेकाम की तरफ नहीं जाएंगे, और हम सियासी इस्तेकाम की तरफ नहीं जा रहे, हम एक अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। हमने चीजों को बेहतर बनाने के लिए वो प्लानिंग, आप मुझे बताएं, इसमें प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जा रहा है ना, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को सेट कर देना चाहिए। उनका क्या क्रेडिट है? उन्होंने कौन सी खिदमत अंजाम दी है? उन्होंने तो मुश्किल में डाला है। तो बजाय इसके कि आप इन चीजों का जश्न मना रहे हैं, ये सोचें कि आपसे गलती क्या हुई है पिछले 11-12 महीनों में जिसकी वजह से आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो हमें हमारी बदकिस्मती से, इसीलिए हम
हर साल कहते हैं कि बस दुआ करें अगले साल IMF को ना जाए, फिर चले जाते हैं IMF को, इसलिए कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। और महंगाई आपकी नीचे कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि महंगाई का ताल्लुक गवर्नेंस से है, और गवर्नेंस आप इस हुकूमत की भी, पिछली हुकूमतों की भी इंतहाई नाक़िस रही है। आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं, वो जिम्मेदार हैं इस महंगाई के, वो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं इन चीजों के। ठीक है। हमें पता नहीं महकमा शमारियात क्या चीजें देता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन चीजों से इट्स अ वेकअप कॉल। अगर आपने अब भी नहीं सीखा तो मेरा ख्याल है आज डिफॉल्ट नहीं हुए तो कल हो जाएंगे आप डिफॉल्ट। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि मिसाक मईशत करने की ज़रूरत है, सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए एक साथ एटलीस्ट मईशत पर बैठने की ज़रूरत है। शहजाद इसके ऊपर उन्होंने भी भारत की मिसाल दे के समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि मिसाक मईशत करें, आपके अंदर विल होनी चाहिए सबसे पहले कि आप इस्लाहात करना चाहते हैं। इस तज्जिए को आप किस तरह देखें? अलीना, कोई मिसाक की जरूरत नहीं है, आपको प्लानिंग की जरूरत है, आपको प्लान की जरूरत है। ये हम जो करते हैं ना कि जी हाँ ग्रैंड सारी एक नेशनल गवर्नमेंट का कभी कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कभी इसकी नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो प्लान करे प्रॉपरली, चीजों को प्लान करे। आप जो मुमलिकत रियासत से सिंसियर तो हो, आप चीजों की प्लानिंग तो नजर आए हमें कि हमने ये प्लान किया है। हमें वो प्लानिंग नजर नहीं आती जो दुनिया को नजर आ रही है कि आप जो है अनस्टेबल होते जा रहे हैं। आपके ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना सोशल स्टेबिलिटी है। हम एक जो है क्राउड के माने बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कभी हम अच्छे फैसले कर लेते हैं, कभी गलत फैसले कर लेते हैं। लेकिन आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या सिर्फ 5 साल को मद्देनजर रख के प्लान्स बनते हैं? और अगर कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होता भी है तो उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म बड़ा आता है कि जी अगली हुकूमत आती है उसको हटा देती है या अपने एजेंडाज के लिए उसको साइड पे रख देती है, पिछली हुकूमत के काम जान जान के ख़राब की जाती है। अभी सेहत कार्ड की पंजाब में मिसाल दी जा रही है। देखिए, एक तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये भी सलीम साफ़ी की नक्शा कदम पे चलती है। मैं अक्सर कर्ज को भी आमदन समझता हूँ, तो ये हमारी हुकूमत जो है वो कर्ज को भी आमदन समझती है, इसलिए उस पर बंगड़े डालती है। दूसरा, इस मरतबा तो बंगड़े डालने का एक पस मंज़र भी है, क्योंकि PTI की पूरी कोशिश रही, आपको वो शौकत तरीन और तैमूर जगड़ा और उन सब लोगों के वो याद होंगे कि उन्होंने खतूत लिखे थे और आखिरी वक्त तक उनकी पूरी कोशिश थी कि IMF ये ना दे इस मौजूदा हुकूमत को। तो अगर ना मिलती तो इस हुकूमत की नाकामी होती और PTI की कामयाबी होती, तो इसलिए वो एक पॉलिटिकल चीज़ बन गई थी, तो इसलिए वो इस पे बंगड़े डाल रहे हैं। लेकिन मिसाक मईशत से पहले असल मसला एक और है। क्या? ये शहजाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सुहेल साहब ने भी कि अगर हमने और मज़र साहब ने भी कि कुछ और इस्लाहात अगर हमने नहीं किए, मसलन मैं अभी तक ये लास्ट ईयर तक जब तक इमरान खान साहब के एसेट में वो जो तोशाखाने वगैरह का वो इजाफा नहीं हुआ था, तो इमरान खान साहब से मैं ज़्यादा टैक्स दे रहा था। अब उनका 300 कनाल का घर यहाँ पे, जमान पार्क वाला अलग से, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी था, और मैं इस्लामाबाद में अपने लिए घर भी नहीं देख सकता, उस वक्त किराए पे रह रहा था। अब उधर से बाहर वो ले लिया है और मेरी यही मजदूरी की आमदन जो है वो उस पे, तो यहाँ तनख्वाहदार तबका या पहले से जो टैक्स नेट में आ चुके हैं वो तो ज़्यादा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी जागीरें हैं या इन्होंने कारोबारी तबके का जिक्र किया, वो पर डे लाखों करोड़ों में कमाते हैं, उसको आप टैक्स नेट में नहीं लाते। और उसकी वजह क्या है? ये हम लोग कहते हैं ना मीसाक मईशत का, यहाँ पे पहले से एक मीसाक हो चुका है इस मुल्क के मुख्तलिफ माफियाज का और मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स का, और पिछले सालों में तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका मीसाक हो चुका था। मसलन एक माफिया एक पार्टी को घेरी हुई है, उसका ATM है, दूसरी माफिया दूसरे पार्टी को घेरी हुई है, उसका ATM है, तीसरी पार्टी तीसरे को घेरी हुई है। वो लोग अच्छा वो आके सेनेट के स्टैंडिंग कमेटियों में बैठ जाते हैं, हुकूमतों में अपने नुमाइंदे भेज देते हैं, बाकी जगहों पे भेज देते हैं, तो उस तबके पे टैक्स नहीं लगता।
अब ये मिसाल मुनासिब, इस मुल्क में दौलत की कमी नहीं है, इस मुल्क में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है। कुछ लोगों के पास ऐसा है कि वो कहते हैं हम इनके साथ क्या करें। मसलन इस गरीब मुल्क में जहां लोग हजारों की तादाद में भूख मर रहे हैं। कल की मैं आपको बात बताऊं, कल मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे और मैं देख रहा था इस्लामाबाद के किसी अच्छे होटल में खाने की टेबल नहीं मिल रही थी। वो क्या है कि कुछ लोगों के पास हद से ज्यादा दौलत जमा हो गई है और बाकी लोग हद से ज्यादा गरीब है। और फिर इस मुल्क में आपके कारोबार के लिए एनवायरनमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इतने खराब कर दिए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। वो सर वैसे क्या ये नफरत इस तरह से इसका तासुर देना अमीर लोगों में और गरीब लोगों में ये गलत भी नहीं है? क्योंकि अगर कोई साहिब इस्तात है लेकिन वो टैक्सेस दे रहा है, वो सही तरह से सारा डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। लेकिन एक चीज़ सर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, आपने बड़ी अहम बात की जब आप ये कहते हैं कि बहुत सारे इस मुल्क में आप उसको माफियाज कहते हैं या बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो नई टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल टैक्स की हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं। इसके सिलसिले में क्या हो सकता है सर? अगर लॉबीज हम देखते हैं पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी इकोनॉमी का एक सिस्टम है, रेगुलेटेड है, जो मफादात हैं मुल्क के वो सबसे आगे देखे जाते हैं। इसको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है? नहीं देखें, वो इस तरह की माफियाज हर मुल्क में होती है और हर कारोबारी ज्यादा से ज्यादा कमाने का भी, और कमाना कोई बुरी बात नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि वो पहली मर्तबा जब दुबई के हुक्मरान से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि अमीरों से नफरत ना करो, लोगों को कमाने दो, लोग कमाएंगे तो वो नीचे ट्रिकल डाउन करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें कि मैं प्रायोरिटीज की, अभी देखें आप जीएसटी लगाते हैं, वो मैं और इस मुल्क का अमीर तरीन बंदा और इस मुल्क में मेरा ये जो मुलाजिम है जो 20,000 रुपए तनख्वाह लेता है उससे इक्वली मुतासर होता है। आप तेल की कीमत बढ़ाते हैं तो उससे वो और वो अरबपति इक्वली मुतासर होता है। तो एक तो जाहिर बात है कि आपको उससे अरबों के हिसाब से टैक्स लेना चाहिए, और मेरे जो मुलाजिम 20,000 रुपए कमा रहा है उससे उसकी दूसरा ये जो बात की गई ना कि पहले आप खुद मिसाल बने। यहाँ पे सबसे पहले बाकी इस मिनिस्टर कॉलोनी की क्या जरूरत है? एक भीख मांगने वाले मुल्क को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह की चीजें करे। इस ईवान सदर की, इन गवर्नर हाउस की, ये जो हमारे गोल्फ क्लब्स हैं और इस तरह की चीजों की ये अयाशियां हमारे लोगों को ज़ेब देते हैं। इसमें स्पेशल प्लानों में तो आप अगर कौम से कुर्बानी मांगते हैं तो पहले तो आप उसके लिए खुद कुर्बानी का नमूना बन जाए ना। वो पहले वाले ने भी ये किया था, शुरू में कहा था कि जी मैं आके बुलडोजर लगे होंगे और ईवान सदर और गवर्नर हाउस गिराएंगे, ये करेंगे, उन्होंने भी उसको कंटिन्यू रखा। अभी भी आप देखें उस रोज ये जो सेनेट में जो कुछ हुआ था, ये गरीबों के जख्मों पे नमकपाशी नहीं थी। उधर IMF वाले और ये दुनिया का क्या हमारा मजाक उड़ाएगी कि यार इन गदागरों को देखें और उधर से जो है इनकी अयाशियों को देखें। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।